गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमने कल देखा था कि जैसे कि वन में किस जंतुओं की लीद होती है ना, तो वो जो लीद होती है वह उस वन में उपस्थित जंतुओं के बारे में बताती है, कौन कौन से जंतु है। तो कई बार जैसे कुछ अलग जंतु जो है आ जाते हैं वन में, तो जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो वनों के वैज्ञानिक हैं, रख रखाव करने वाले हैं, तो वो जंतुओं की लीद के बारे में देखकर ही पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से जंतु हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊपर। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। ठीक है, हमने आगे देखा था कि गोबर की जो लीद होती है, उनकी जंतुओं की लीद होती है बेटा, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे पौधों के बीजों को खा जाते हैं, और वो जो बीज हैं वो उनके गोबर के जरिए निकल जाते हैं और फिर वो कहीं पर भी गिर जाते हैं और वहाँ पर नए पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए ये बहुत सारे ढेर में, लीद के ढेर में अनेक भृंग और कैटरपिलर पनप रहे थे। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। आगे हमने देखा था कि जो वन है वो एक प्रकार से गतिक सजीव इकाई है, यानी कि जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, अपने आप में एक सजीव इकाई है जो बहुत सारे जीवन को आश्रय प्रदान करती है। इनमें कुछ पौधे हैं, पौधे जो कि भोजन बनाते हैं। शाकाहारी इन्हें खाते हैं, शाकाहारी, और मांसाहारी शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है बेटा, और जब ये सारे ही गल सड़ जाते हैं तो इनको जो है अपघटक खाते हैं। कौन खाते हैं इनको? जब गल सड़ जाने के बाद अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने के सहायक होते हैं, क्योंकि बेटा ये इन सबको गला सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें देखकर यह आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, यानी कि छितरा रही थी। एक बूंद को बहुत सारी छोटी छोटी जल कणिकाओं में बांट रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की पत्तियों, शाखाओं और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी ही थी, जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष थे ना वहाँ पे। देखिए यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल आपको, यहाँ इसके ऊपर से तेज बारिश हो रही है। ठीक है ना, ये पौधों की जो ये इनके वितान हैं, पौधों के जो ऊपरी ये शिखर हैं, इनसे छन छन के धीरे धीरे हल्की हल्की बूंद करके गिरती है। तो जहाँ पर सघन पौधे हैं वहाँ पर तो ज़मीन भी कई जगह सूखी पड़ी हुई थी। ठीक है बेटा, आगे देखिए। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ गीली गीली सी हो गई है, यानी कि जो पत्तियाँ थी, मरी हुई सूखी हुई गली पत्तियाँ थी, वो कुछ गीली हो गई, मिट्टी वह है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उनके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। आगे देखिए, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती तो क्या होता है। तो इसमें चित्र में दिखा रखा है कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस प्रकार से, जैसे कि शहरों में पहले दिखाया कि धुआं वगैरह होता है, पेड़ कहीं कहीं होते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जो एक इसका उदाहरण दिया गया है, फोटो दिखाया है एक वन का, जहाँ बारिश भी हो रही है, जीव जंतु भी आराम से रह रहे हैं। अब देखिए क्या बताया इसमें, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ और पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाएगी और बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से 3 पॉइंट बताए हैं जो पेड़ों के बिना, पेड़ों की कमी के कारण हो सकते हैं। आगे देखिए, ये महिला सोच रही है कि जैसे कि मान लीजिए अगर जलमग्न हो जाएगा सब कुछ तो इनके आवास वगैरह इनका क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उन्हें
बच्चों को बताया कि वन वर्षा जल के लिए प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। अवशोष वन वर्षा जल के लिए प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं, इनके वर्षा जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसे अवस्रवित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर जाता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है ना। तेज वर्षा क्या करेगी बेटा, मृदा की ऊपरी परत को बहा ले जाएगी। ठीक है ना। जहाँ इसमें कुछ पोषक तत्व हैं, यहाँ पर पौधे उगते हैं, तो इनको साथ में बहा ले जाएगी और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारी जो मृदा है नीचे वाली मृदा निकल आ जाएगी, जो कि उपजाऊ नहीं है, जो कि बंजर किस्म की है। आगे देखिए, तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल यानी कि जड़ सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं जड़, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा जल के साथ बह जाएगी और मृदा अपरदन हो जाएगा। लौटते समय बच्चों ने टीबू के साथ के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासी ने बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाले सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध कराए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तो गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे विलुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता बेटा कि नए घर क्यों बनाए जा रहे हैं, उद्योग क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी संभव नहीं है, ये भी ज़रूरी है। बढ़ती जनसंख्या घर तो मांगेगी बेटा, अब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग भी लगाने पड़ेंगे, है ना। तो यानी कि बहुत से कार्य ऐसे हैं जो दोनों ही कामों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने क्या लिखा, तो यहाँ पर बेटा वनों के लाभ आएंगे। ठीक है, क्या लिखा बच्चों ने, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, 1 पॉइंट। वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय देते हैं। मृदा की सुरक्षा करते हैं यानी कि वो मृदा को अपरदन से बचाते हैं। ठीक है ना बेटा। जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, 3। वन आसपास के क्षेत्र में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। आगे देखिए, बूझो क्या कह रहा है, यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा जितने भी इनके लाभ हैं इनसे हम वंचित हो जाएंगे। क्या कहेंगे कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा, जिससे कि पौधे नहीं उग पाएंगे। जो जंतु हैं जिनको आश्रय मिला हुआ है वनों में, उनके बारे में क्या कहेंगे, बहुत सारे जंतु जो है बिना आश्रय के या फिर बिना अपने आवास के मर जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होना और वर्षा नहीं होगी, है ना। बहुत सारे औषधीय पादप हैं, काष्ठ लकड़ियाँ हैं, उनसे वंचित हो जाएंगे, है ना बेटा। तो इस प्रकार से ये लेसन हमारा पूरा होता है और आपने लेसन को अच्छे से पढ़ना है। जब भी लेसन आपको लगे कि थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आया है तो उस पॉइंट को आप याद करें कि ये पॉइंट कहाँ पर था बुक में, तो उसी को निकालें, उसको अच्छे से याद करें। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में लेसन ख़त्म होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।